एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसके मित्र का गांव काफ़ी दूर था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित जी अपनी धुन में चले जा रहे थे। तभी रास्ते में उसे एक आदमी और मिल गया। वह भी पंडित जी के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित जी को यह नाम थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने इस विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चले ही जा रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने कहा, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। और जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी देर बाद महाकाल वापिस आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं, जहां वह एक छोटा सा मंदिर देखते हैं और वहां ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित ने मित्र का गांव दूर होने से सोचा कि यहाँ ठहरना उचित होगा और रात्रि भी होने वाली है। तो पंडित ने कहा, पूरा दिन चलते चलते थकान लग रही है और भूख भी, हम यहाँ भोजन करके आराम कर लेते हैं, कल सुबह आराम से आगे का सफ़र करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और सोचा कि यह महाकाल यहाँ भी जाता है, वहाँ किसी न किसी तरह की हानि जरूर होती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित रात्रि में महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं करना चाहते थे। सुबह दोनों ने फिर अपने रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर में दूसरा गांव आया तो महाकाल ने फिर से पंडित से कहा, आप आगे जाइए, मैं कुछ देर में आपको मिलता हूँ। मुझे इस गांव में भी कुछ ज़रूरी काम है, मैं काम करके आपसे मिलता हूँ। यह महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं गए, बल्कि वहीं खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि अब वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया और वह मर गया। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उसके पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया, तुम जिस गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप अपना उपयुक्त परिचय दें तो मुझे शंका नहीं रहेगी। यह बात सुनकर महाकाल ने कहा, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को यह पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर वह घबरा गया। लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा, तो आप जमदूत हैं, तो यह बताइए कि अगली मृत्यु किसकी है? जमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित जी बहुत ही सहम गए और सोचने लगे कि यदि वास्तव में यह जमदूत हुआ तो उसकी
मृत्यु भी सही होगी। मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। यह पंडित जी सोच ही रहे थे, तब महाकाल ने कहा, जो तुम सोच रहे हो मुझे सब पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले ही कुछ क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बात सुनकर पंडित जी को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि यह महाकाल सचमुच में ही जमदूत है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इसलिए वह वापिस अपने गांव की ओर मुड़ा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित जी को ऐसा लगा कि वह काफ़ी समय से उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और पैर से अपाहिज था, इसलिए न तो वह पंडित के पास पहुंच पा रहा था और न ही पंडित को आवाज़ दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। यह देख पंडित जी बहुत ही हक्का बक्का रह गए और जैसे पूछना चाह रहे हों कि आखिर क्या हुआ। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से न तो तुम तक पहुंच पाया और न ही तुम्हें आवाज़ दे पाया। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगा दी, तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदय आघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा को लांघा, इसलिए उसकी मृत्यु का कारण तुम बने, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण बने हो तुम। अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच यह महाकाल एक जमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरना है। पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति थे और उन्हें पता था कि मृत्यु जीवन का सच है, सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने कहा, अगर तुम सचमुच में जमदूत हो तो यह बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ, हर क्षण चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति वस्तु के बारे में सोचने का समय ही नहीं। पंडित जी ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु को जानकर दुखी होता है, लेकिन तुम मुझे ज्ञानी मालूम पड़ते हो और जिस तरह तुमने अपने मित्र की मृत्यु को आसानी से सहन कर लिया, तो तुम्हें अपनी मृत्यु के बारे में बता ही देता हूँ। महाकाल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी, इसी दिन और किसी दूसरे राज्य में, और वो भी फांसी लगने से। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी खुशी फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल का पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई औचित्य ही नहीं बचा था। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया, लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु की बात सुनकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ करता ही है। इसी तरह पंडित जी भी अपने राज्य में पहुँचे और उस राज्य के राजा उसके अच्छे मित्र थे। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई मंत्री हैं,
वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्याओं को कोई ना कोई हल तो जरूर निकाल लेंगे। पंडित ने सोचते हुए राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने वहां जाकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो यह तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में नहीं जाएगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। पंडितों की यह सलाह भी ठीक लगी, परंतु सोच समझकर राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी और राजा के आदेश के बिना किसी के मिलने नहीं जाने का भी आदेश दिया। किसी को भी मिलने नहीं दिया जाना था, लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के कारण स्वयं ही कहीं नहीं आते जाते। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा। जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी वह दिन भी आ गया। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए उस दिन वह डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए तो मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी, जिसका उसे स्वयं भी पता नहीं था और राजा के वैद्य को बताना तो प्रश्न ही नहीं उठता था। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और जेल से निकलकर अस्तबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह वहां दूसरे राज्य के राजमहल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि में अंतिम प्रहार होने के कारण नींद में थे और वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। जहाँ राजा और रानी सो रहे थे वहाँ पंडित भी जाकर लेट गया। यह बात जब सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया। पंडित को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष तक वह पहुंचा कैसे। अब लेकिन वहाँ यह सब सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करके हुक्म दिया कि कुछ समय बाद पंडित को फांसी दे दी जाए। जहाँ राजा ने पंडित को देखा और देखते ही क्रोधित होकर उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। फांसी की सज़ा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी कुछ हिम्मत कर उसने राजा से कहा, मैं यह नहीं जानता हूँ कि मैं राजमहल में कैसे पहुँचा और यह भी नहीं जानता हूँ कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब सच में होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा ने इस सवाल के जवाब में पंडित से कहा, क्या तुम अपनी सज़ा से बचने के लिए कहानी बता रहे हो? महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा दम दिखा। तभी उसने कहा कि बात क्या है? महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहे हो? इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी यह बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि तुमने महाकाल ने कहा था, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर यह बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने सैनिकों के हाथ दूसरे राज्य
के राजा को पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का पता लगाना चाहा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौट आए और उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सभी बातें सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित जी को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा इसके अंतिम बार मिले थे। इसके बाद इस राज्य में यह कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सज़ा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई। वह समस्या थी कि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसलिए अगर दंड फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सज़ा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दें। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी नहीं लगेगी। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि न तो पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई तो सूत का धागा तो टूटा गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़फ रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून निकल रहा था और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस कमज़ोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना है वह होकर ही रहता है। इस तरह हम चाहे जितना भी सावधानियां बरतें, जितना भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना को घटने की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर ढंग से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु का न्याय पूछा होता तो वह 6 महीने बड़ी ही खुशी से अपना जीवन जीता।